नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सिलेबस की कड़ी में अगला दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। तो जरा गौर कीजिए और आगे के बारे में सुनिएगा, किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ आपको पीछे के पेपर्स भी यहाँ दिखाए जाएंगे जिसके माध्यम से आप लोग सीख सकते हो कि प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष, ये दूसरा पार्ट है। यहाँ से आगे आगे हम पढ़ने वाले हैं। भाषण देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है, यानी गुलामी से भी कड़ी सजा मिलती है वो छुआछूत में। यदि दुखदाई इंसान के लिए कोई दुखदाई सजा है तो वह है उसकी छुआछूत, यानी उसके साथ कोई भेदभाव करता है तो वह उसके लिए बहुत दुखपूर्ण होती है। अम्बेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य भी थे। यानी बड़ौदा के नरेश ने उनको छात्रवृत्ति दी थी। आपने पिछले वाले वीडियो में सीखा है ये चीज कि बड़ौदा के नरेश ने जब डॉक्टर अम्बेडकर को 11.50 यानी $11.5 दिए, तब वो जाके डॉक्टर अम्बेडकर है वो आपके अमेरिका में 1913 के अंदर पढ़ने के लिए गए थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय में। तो फर्ज तो उनका ही बनता है कि वहां की सेवा करें, इसलिए उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराज गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण, ये देखो सबसे मेन जो गंदी धारणा है वो यही है बस लोगों की, जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी थी। इतनी भयंकर, क्या सोचोगे आप लोग। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा में वर्णित किया है। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास भी किए थे। मतलब ये बात थी सारी की सारी, ये आप उनको हमें कहाँ से मिली, क्योंकि उन्होंने अपनी एक आत्मकथा रची। आत्मकथा मतलब अपने बारे में, स्वयं के बारे में कहानी लिखी होती है। उसमें वेटिंग फॉर ए वीजा नाम की एक किताब लिखी थी डॉक्टर अम्बेडकर ने। उसमें ये वर्णित कर दिया, ये सारी जानकारी वहां लिखी गई थी, इससे वहां से कॉपी की गई। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में एवं निजी शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू किया था, यानी एक ट्यूशन मास्टर के रूप में कार्य करना शुरू किया था, और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की भी स्थापना की थी। किंतु ये भी तब प्रयास विफल हो गए जब ग्राहकों ने जाना कि डॉक्टर अम्बेडकर तो एक अछूत जाति से है, एक महार जाति से। ये जानने के बाद में लोगों ने क्या कर दिया, उनके जो बिजनेस चल रहे थे, जो व्यापार थे, उनको भी उनके अंदर जाना ग्राहकों ने बंद कर दिया। 1918 में ये मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन से साझा करने पर विरोध कर दिया था। यानी वहां पर क्या हुआ था, वहां पर तो डॉक्टर अम्बेडकर बच्चों के साथ काफी घुल मिल गए थे, लेकिन वहाँ के टीचर्स थे, वहाँ के जो प्रोफेसर थे, उनकी कुछ अच्छी धारणाओं के चलते वहां से भी डॉक्टर अम्बेडकर को वापस निराशा ही हाथ लगी। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था। यानी उन्होंने पहला संगठित केंद्रीय जो कार्यक्रम किया वो था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये उन्होंने सर्वप्रथम एक सभा बनाई थी जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पहला केंद्रीय संगठित संस्थान डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था या उनके द्वारा स्थापना की गई थी। अच्छा, आगे अगला प्रश्न, जिसका उद्देश्य शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के साथ साथ अवसादग्रस्त वर्गों के संदर्भित बहिष्कार के कल्याण में भी था। मतलब उनका उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य नहीं था, तो क्या नहीं था, ये तो थे, देखो, शिक्षा का उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक रूप से बढ़ावा दे समाज को, और जो दबे कुचले लोग हैं, अवसाद में जा चुके हैं, जिनको बेड़ियों में जकड़ा जा चुका है, ऐसे लोगों के बारे में, उनके कल्याण के बारे में ये बहिष्कृत बाहर से
नामक सभा का आयोजन किया गया था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत, जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी। सन 1925 में उन्हें बंबई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। 1925 में साइमन कमीशन भारत में आया था। उस समय कमीशन का मतलब आयोग होता है। साइमन कमीशन इंग्लैंड से आया था, यूरोप के सभी सदस्यों के साथ, ताकि भारत में क्या क्या समस्याएं चल रही है उनके विषय में बातचीत कर सके। तो डॉक्टर अम्बेडकर को 1925 में उनके साथ काम करने के लिए हमारे भारत की तरफ से नियुक्त किया गया था। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जहां इसकी रिपोर्ट अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया। अम्बेडकर ने अलग से भविष्य में संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर इनको भेजी थी। यानी इन्होंने जो मांग, साइमन कमीशन ने दलितों के अधिकारों के लिए कुछ मांग उठाई थी, उनको लेकर कुछ भारतीयों ने, कुछ क्या अधिकतर ही मानो, अब अधिकतर भारतीयों ने उनकी मांगों को अनदेखा कर दिया था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको अलग से नोट कर लिया और संवैधानिक सुधारों की सिफारिश लिखकर यूरोपीय संघ को भेज दिया। तो ये इतनी जानकारी यहाँ से थी। अब अगली जानकारी है, थोड़ी सी हटके है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा। अगली है द्वितीय आलंग मराठा युद्ध के अंतर्गत, यानी एक युद्ध लड़ा गया था 1818 को, 1 जनवरी 1818 को, जिसे हम शौर्य दिवस के रूप में घोषित को मानते हैं, शौर्य दिवस के रूप में। द्वितीय आलंग मराठा युद्ध था। ये द्वितीय आलंग और मराठाओं के बीच में ये कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए थे, और इसमें भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया था, जहां पर महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदाए गए हैं तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक माना गया है। यहाँ पर भयंकर नरसंहार हुआ था, और इस लड़ाई के दौरान बहुत से सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये दलितों की विजय का एक पहला स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है कि वहां पर उन्होंने स्वाभिमानता से जीत हासिल की थी। आज भी बड़े धूमधाम से वहां पर प्रोग्राम किया जाता है, समारोह आयोजित किया जाता है 1 जनवरी को, और ये स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 1818 को। कुछ गणित सोच के जो लोग हैं वो इन चीजों से मन ही मन में घबराते रहते हैं। उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अछूतों को मंदिरों में जाने के लिए छूट नहीं थी। उनके जाने पर धर्म के ठेकेदार मानते थे कि मंदिर है वो अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन आज की संस्कृति थोड़ी सी अलग, आज का सिस्टम थोड़ा अलग है, तंत्र अलग है थोड़ा सा, ठीक है। आपको वही करना चाहिए जो विज्ञान आपके लिए उपलब्ध है, विज्ञान आपके लिए जो सामर्थ्य, आप में जो क्षमता, जो आप में कैपेसिटी बढ़ती है, उसके हिसाब से आप काम करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। उन्होंने महाड़ शहर में, अब ये नाम पूछा जा सकता है कि जल सत्याग्रह आंदोलन डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन से शहर में किया था? महाड़ शहर में किया था, ठीक है। मैं अछूत समुदाय को समुदाय को नगर की चौदार जलाशय मतलब तालाब, तो तालाब का नाम भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। चौदार तालाब थी, इसे पानी लेने के अधिकार के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। 27 मार्च के अंत में सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ, मतलब हिंदुओं का एक ग्रंथ, प्राचीन हिंदुओं का एक ग्रंथ, जिसे मनुस्मृति के नाम से बहुत लोगों ने प्रचलित किया था, जिसमें कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते थे कि सार्वजनिक रूप से निंदा की डॉक्टर अम्बेडकर ने, और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां डॉक्टर अम्बेडकर ने जला दी थी। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृतियों की प्रतियों को जलाया था, और उन्हीं प्रतियों को जलाया था जो सामाजिक जातिगत भेदभाव या जातिवाद को फैलाने वाली थी। उन्हीं प्रतियों को डॉक्टर अम्बेडकर ने जला दिया था। तो याद रखिए, इन प्रतियों के बारे में भी प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सी प्रतियों को जलाया था। याद रखिएगा, जातीय भेदभाव और जातिगत भेदभाव से या जातिवाद से संबंधित थी, छुआछूत से संबंधित थी। उन प्राचीन हिंदू पाठ की मनुस्मृति प्रतियों को डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर को जला दिया था, जिसे मनुस्मृति दिवस के रूप में अम्बेडकरवादियों द्वारा मनाया जाता है। तो अम्बेडकरिज्म है, अम्बेडकर के अनुयायी है, जो अम्बेडकर को उसके मिशन को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं,
उनके द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। खैर मनोवादी लोग जो है वो तो कैसे मना पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। मनोवाद जिस प्रकार की ये प्रतियां थी उनके विचारों से हमें नफरत है और किसी चीज से नफरत नहीं है। दुनिया के सिर्फ 5 विद्वानों में बाबा साहेब एक विद्वान माने जाते हैं। टॉप 5 मानेंगे ना पूरे विश्व में, पूरे संसार में टॉप 5 मानेंगे, उसमें से बाबा साहेब एक विद्वान। इसलिए कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहेब की प्रतिमा को ज्ञान का प्रतीक मानकर वहां पर लगाई है। यहाँ वहां नाम आ गया इसलिए आप वहां देख लीजिएगा। वहां पर मतलब कोलंबिया विश्वविद्यालय के आगे जो प्रतिमा लगी हुई है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है, जो बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति थे उस समय लगाई गई। भारत में भले ही बाबा साहेब को मान सम्मान को यहाँ पर को करना, बाबा साहेब को मान सम्मान नहीं मिल सका, लेकिन वो जिसके वो हकदार थे। लेकिन विश्व ने इस भारतीय विभूति को, भारतीय इस महामानव को हमेशा हमेशा मान सम्मान दिया है। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण पर विश्व के दिग्गजों की यह भावना सामने आई थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण पर कहा कि दुख की बात है कि महामानव डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म भारत में हुआ है। यदि इनका जन्म अन्य किसी देश में होता तो इनको सर्वमान्य विश्व विभूति का सम्मान मिलता। ये बात उनकी डॉक्टर जो एलिजाबेथ महारानी है उनके द्वारा कही गई है। तो आप इस बात को थोड़ा हेडलाइन कर रखिए। आपको पता है ये देखो गहरे आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये एग्जाम में आने की पूरी चेष्टा रखती है ये लाइन। इसलिए थोड़ा सा सतर्क होकर पढ़ें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस वीडियो को देख लेंगे आराम से तो आपका डेटा वैसे ही क्लियर है। आगे देखो, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री का खिताब भी डॉक्टर अम्बेडकर को देकर उन्हें सम्मानित किया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा बीते 10,000 वर्षों में विश्व में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले बीते 10 वर्षों में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक सर्वे किया जिसमें ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले जितने भी व्यक्ति थे उनके बारे में एक महान विभूतियों का एक सर्वे किया, जिसमें विश्व को बौद्ध धर्म से परिचित करवाने वाले गौतम बुद्ध को प्रथम स्थान पर तथा भारतीय संविधान के रचयिता या जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चौथा स्थान उनके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सर्वे में मिला है। विश्व के महान विभूतियों में टॉप 10 में चौथा स्थान और प्राप्त करना 135 करोड़ भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। याद रखिएगा इन चीजों को। कौन सा स्थान बाबा साहेब को मिला है, कौन सा गौतम बुद्ध को मिला है। आगे देखिए, महान सत्याग्रह आंदोलन कब और क्यों और कैसे और किस लिए। अब थोड़ा सोच के देखो, एक तालाब में पशु पानी पी जाए, पशु गोबर कर जाए, पानी में पेशाब कर जाए, वो पानी लोग पी लेंगे, उससे पवित्र है अपवित्र नहीं होंगे वो। लेकिन एक मानव पी ले ना, दलित मानव उसको पी ले, तो वो लोग पता नहीं क्या समझते थे अपने आप को उस समय, क्योंकि एक तरीके से हम देखें तो उस समय शिक्षा का अभाव था, कमी थी। लेकिन आज देखो साइंस की शिक्षा में क्या होता है कि आपको पता है पेशाब करने से यूरिन निकलेगा, इस यूरिन से वह पे पानी खराब हो सकता है, खराब हो जाएगा तो पवित्र कैसे होगा। ठीक है, वहीं पे एक आदमी साफ सफाई के साथ उसको रखता है तो वह फिर पवित्र की श्रेणी में आता है। इसलिए मेरा मानना है, मेरा लोगो यही है, मैं बढ़ावा भी इस चीज को दे रहा हूँ कि आप लोग विज्ञान को अपनाएं हर हालत में, और विज्ञान के हिसाब से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओगे तो आप जो पाखंड की या दिखावे की जो कुरीतियां है, दिखावा की जो भी परंपरा है, उनको आप आराम से बैठते जाएंगे, उनका गला घोटते डालेंगे और पीछे की तरफ उनको बिखेरते चलेंगे। मेरा ऐसा मानना है। इसलिए जो बच्चे इस चीज से जुड़ते हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि ऐसे बच्चे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले हैं वो इस देश के किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी कोने से हो, जरूर अपने अपने जहां पर भी हैं अपने दम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मिशन को बढ़ावा देते रहें और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते रहें। आगे देखिए कैसे था। बात सन 1923 की है और नगर निकाय में कानून बना कि तालाब में सभी लोगों को पानी पीने का अधिकार है। लेकिन अपने आप को उच्च वर्ग की मानने वाले लोग अच्छी सोचते कि विरोधी होने के कारण अशुद्ध तालाब के पास नहीं जा सकते,
थे, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने सत्याग्रह का निर्णय कर लिया, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, नाम तेरा सत्याग्रह। 19-20 मार्च को 1927 को एक दिन महाड़ में एक सम्मेलन किया गया। करीब 15,000 दलितों के साथ वे तालाब पर गए थे। 15,000 लोगों के साथ तालाब में उतरकर उन्होंने दोनों हथेलियों से पानी पिया तो अछूतों के लिए तालाब खुला किया। यानी स्टार्टिंग डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां से पानी खुद पीकर स्टार्टिंग की। इससे सवर्ण भड़क गए। सवर्ण का मतलब उच्च वर्ग के जो लोग थे वो भड़क गए और हथियारों के साथ सम्मेलन स्थल पर आकर अछूतों पर टूट पड़े। यानी उनके ऊपर आकर उन्होंने निर्दयता से नियतों पर वार करने शुरू कर दिए। और बाद में ये ऐसे लोग भाई समाज की किसी भी कास्ट से हो, किसी भी समुदाय से हो, ये इस प्रकार के लोग होते हैं, वो असामाजिक श्रेणी में आते हैं, असामाजिक तत्वों में आते हैं। निर्दोष लोगों में कितने मर्मम हत्याएं की गई थी, कितने लोग घायल भी हुए हैं। उसमें बुजुर्ग थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सारे के सारे उनमें घायल हुए। थोड़ा सोचने वाली बात है हमारे को कि किस प्रकार के वो दिन रहे होंगे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ। अछूतों में किस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर ने वो जीवन जिया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने लोगों को शांत किया और घायलों का इलाज भी करवाया था। सत्याग्रह के कारण ही युगों से दबे हुए वर्ग का स्वाभिमान से, स्वावलंबन से, निर्धारण से और उनसे मस्तक के साथ अन्याय का सामना करने के लिए कटिबद्ध बना रहा। यानी जो उस दिन आंदोलन हुआ उसी दिन से आगे लोगों में स्वावलंबन आ गया। यानी स्वावलंबन का मतलब अपने हिसाब से काम करने की इच्छा, निर्धारण करने की पावर, यानी सोचने समझने की पावर, और मस्तिष्क उठाने का जो क्षणों से अपना माथा ऊपर रहेगा तो हम लोगों में मतलब चेष्टा ही अलग रहेगी काम करने की। स्वाभिमान भी हमारा चरम सीमा पर होगा। रूढ़िवादियों ने तालाब को गाय के गोबर व मूत्र से पवित्र किया। देखो ये होती है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब पुराने विचारों को मानने वाले लोग। गाय के गाय के मूत्र से और उनसे पवित्र किया। 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक तौर से मनुस्मृति का दहन कर दिया गया डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। मनुस्मृति के दहन कार्य से पंडित, जितने पंडित थे और शंकराचार्य थे, वो हड़बड़ा गए। पंडित का मतलब या पाखंडी लोगों से, पंडितों से नहीं है। पंडित का मतलब तो विद्वान होता है, देखो, और ये पंडित होते, इनका मतलब ये होता है। तो शंकराचार्य थे, धर्म के शंकराचार्य ठेकेदार थे, वो बड़खड़ा गए, हड़बड़ा गए थे, बड़खड़ा गए थे। लेकिन क्या फायदा उनसे, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के उस समय जब सवाल जवाब चल रहे थे, उस समय क्या आज भी चलते हैं, वो पूरे तार्किक थे। उनके पास कोई तोड़ नहीं था उन लोगों के पास में, इसलिए सिस्टम उनको न चाहते हुए उनको माननी पड़ी ये बात, तो आज भी उनकी खटकती रहती है। कुछ समय बाद में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, याद रखिएगा इस लाइन को अंडरलाइन की हुई है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एंड करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हिल्टन युवा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम ये है, इसका दूसरा नाम ये है, इन दोनों में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिए, के नाम से जाना जाता था। वो भारत आया, ये हिल्टन युवा आयोग था ना, ये भारत आया, और इस आयोग ने हर सदस्य के पास द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी संदर्भ पुस्तक संदर्भ के सदस्य के रूप में मौजूद थी। भारत की मुद्रा समस्या के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने हिल्टन युवा आयोग के सामने जो विचार प्रस्तुत किए, वे उनकी मुद्रा समस्या के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान थे। मतलब ये पैसों के संदर्भ में यहाँ पर आया था, रुपए की प्रॉब्लम के, जो रुपया है, पैसा है, उनकी प्रॉब्लम किस प्रकार से भारत में, उसके संदर्भ में हिल्टन आयोग भारत में आया था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर इनसे मिलकर अपने विचार प्रस्तुत किए कि भारत में इस प्रकार की करेंसी होनी चाहिए, इस प्रकार से सिस्टम चलना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से पैसों का बंटवारा होना चाहिए। ये सारी चीजें डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां उनके सामने रखी। तो उनको उनके जो समस्या चल रही थी, हिल्टन आयोग के कमिश्नर के ऑफिसर्स के पास जो समस्या चल रही थी, वो आराम से हल हो पाई। इसके बाद क्या हुआ, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 1926 में प्रस्तुत की और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी। मतलब हमारे बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, मतलब पूरे हम सब एक ही हैं वैसे तो, अपने पूरे इंडियन उन सब के लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने विचार प्रस्तुत किए हिल्टन आयोग के सामने, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर, डॉक्टर BR अम्बेडकर की रिपोर्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हमारे देश में सफलतापूर्वक हो गई।
याद रखिए आगे, अप्रैल 1944 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बिल, संशोधन बिल पेश किया जिसमें निरंतर काम करने वाले मजदूरों को सह-वेतन अवकाश दिया जाना चाहिए। यानी उस समय क्या होता था कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन मजदूरों का वेतन काट लिया जाता था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, ये एक बिल पास किया जिसमें मजदूर जितने भी थे, काम करने वाले लेबरर थे, उनको सह वेतन अवकाश दिया जाएगा। यानी एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो उस समय उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। तो मजदूरों के लिए उस समय बहुत ही, उसमें क्या आज भी देखो, आपका मान लो संडे की छुट्टी हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपको संडे की छुट्टी हो, उस समय आपके प्राइवेट कंपनी वाला आपके पैसे काटे तो आपको कैसे महसूस होगा। तो ये उसमें भी दुख दर्द की बात थी। आज तो चलो खैर सारे लोग समझदार हैं, उस समय पैसे की समस्या भी काफी थी, तो दिक्कत थी। डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में हिंदू कोड बिल बनाकर लाखों निरीह महिलाओं को गैर जिम्मेदार और जालिम पतियों के चुंगल से छुड़ाकर उन्हें सामाजिक न्याय दिलवाना चाहते थे। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल, जो बेचारी लाचार महिलाएं थी, विधवा महिलाएं थी, जो दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी, उन महिलाओं के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, उनको भी जीने का अधिकार दोबारा से मिल जाए, ये सब, इन सब को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को, जो पुरानी परंपराओं से घिरी हुई थी, जो पैरों में जंजीरों से बंधी हुई थी, उन महिलाओं को डॉक्टर अंबेडकर ने एक नई जिंदगी देने का प्रयास किया और हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पुरुष प्रधान समाज इस चीज को कभी भी आगे नहीं आने देता। हिंदू कोड बिल के पास हो जाने पर ऐसी दुखित और निरीह पत्नियां कानून के बलबूते पर अत्याचारी पतियों से पीछा छुड़ाकर तलाक हासिल कर सकती थी और जीवन यापन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह भी कर सकती थी। मतलब एक इंसान किसी महिला को बार बार पीट रहा है, परेशान कर रहा है और कर रहा है, तो पहले ये ध्यान नहीं था। पहले तो ये सिस्टम था कि आपको इसके रहना पड़ेगा, चाहे आपके साथ ये कैसा व्यवहार करें। तो थोड़ा सोच के देखो, यदि अपने पर लेके देखो चीजों को, यदि अपने सिस्टर के साथ कोई ऐसे करे तो अपने को कैसा लगेगा। तो ये सारी चीज गलत थी उस समय। हो सकता है किसी के विचार कैसे भी हो, और हो सकता है किसी कैसे विचार, मेरे निजी विचार हैं ये, इसलिए मैं आपको ये सारी बता रहा हूँ। निजी का मतलब मेरे खुद के विचार हैं। तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन यापन के लिए, दूसरी शादी करने के लिए अपने पति से तलाक ले सकती थी। ऐसा बिल डॉक्टर अंबेडकर ने पास करने के लिए प्रस्ताव रखा। डॉक्टर अंबेडकर का हिंदू कोड बिल विरोधियों को रास नहीं आया, उनको पसंद नहीं आया। विरोधी जो थे डॉक्टर अंबेडकर, उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने इस बिल को पास भी नहीं होने दिया। इसके फलस्वरूप, इस विरोध के फलस्वरूप बाबा साहेब ने कानून मंत्री पद से, उस समय भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहेब भी थे, याद रखिएगा इस प्रश्न को भी, प्रथम कानून मंत्री कौन थे भारत के? बाबा साहेब अम्बेडकर। तो उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया कि भाई मुझे ऐसे मंत्री बनने से कोई फायदा नहीं है। जब मैं जिस महिलाओं की इज्जत के लिए मैं लड़ रहा हूँ, उनकी इज्जत आबरू को भी नहीं बचा सकता, तो मैं किस प्रकार का मंत्री हूँ। मुझे ऐसे मंत्री पद से, इसे मंत्री पद की कुर्सी नहीं चाहिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने वहां से इस्तीफा देकर वहां से लौट आई। बाबा साहेब कहा करते थे कि मुझे भारतीय संविधान के निर्माण में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, खुशी तो हिंदू कोड बिल पारित करने में होती है मुझे। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे भारत का संविधान निर्माण किया, इसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है यदि हिंदू कोड बिल पास हो जाता तो महिलाओं की जितनी भी जकड़ियां थी, महिलाओं को जितने भी सिस्टम ने, रीतियों ने, कुरीतियों ने, सब ने जितना बांध रखा था महिलाओं को, उनसे मैं महिलाओं को आजाद करा देता, ताकि स्वतंत्रता से वो, उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी अपने बराबरी में जी सकती थी। ये डॉक्टर अंबेडकर दिलवाना चाहते थे, लेकिन विरोधियों को रास नहीं आया, इस वजह से ये हो गया। फिर भी मैं कहता हूँ कि देखो, जितने भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं, लड़कियां जितने भी वीडियो देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं, जितने भी माँ बाप उनके कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके जो भी हैं, आपके बच्चे हैं, उनको यही शिक्षा दीजिएगा कि आप इस प्रकार की धारणाओं में, इस प्रकार के भ्रांतियों में न पड़े और एक समानता के साथ पेश आए। यदि आपके घर में दो, एक लड़का एक लड़की है, तो दोनों के साथ समानता से व्यवहार करें। यही आप अपने आने वाली पीढ़ियों में सिखाते चले। मुझे मुझे क्या, इस चीज में हर एक शिक्षित इंसान को ये सारी चीजें रास आ जाएंगी, अच्छी लग जाएंगी। ठीक है, बस अफसोस की बात यह है कि आप उनको थोड़ा टाइम दीजिएगा, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। अब टाइम दोगे तो आप लोग के, अब जो बच्चे हैं आपके बुरे रास्ते पे नहीं चलेंगे, बुरे रास्ते पे नहीं चलेंगे तो काम आपका आराम से होता चलेगा। आगे देखिए क्या है।
किसी राजनेता द्वारा कोई भी राजनेता आज तक इतना महान काम नहीं कर पाया था। किसी राजनेता द्वारा महिलाओं के हित में संघर्ष का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी तमाम महिलाएं बाबा साहेब के द्वारा हित तमाम महिलाएं बाबा साहेब के कामों से आज भी अनजान है। यानी आज अफसोस की बात है कि लड़कियों को स्पेशली ये नहीं पता, पढ़ने वाली लड़कियों को, डॉक्टर अंबेडकर कौन थे और डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रकार से उनके लिए काम किया, ये लड़कियों को तक नहीं पता है। इसलिए मैं कहता हूँ जहां जहां आपको जरूरत पड़े तब तब हम इस प्रकार के आयोजन स्थल कर रहे हैं, इस प्रकार की प्रतियोगिता रख रहे हैं, तो आप उनमें बहुत लाखों तरीके से बढ़ चढ़कर भाग लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने देश में अपने आप को एक हीरो के रूप में पेश किया था। देश के स्वतंत्र होने से पूर्व 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। देश आजाद होने से पहले 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए ध्यान रखें कौन सी योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। या माउंटबेटन योजना के तहत कौन सी सभा का गठन हुआ था, ये दोनों प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा जो आप जिसमें देख रहे हैं अपने सिलेबस कॉपी में देख रहे हैं वहां पे अंडरलाइन करते चले, और पेपर देने से पहले जस्ट एक बार उनको दोबारा नजरों के अंदर से निकाल लें। 15 मिनट लगेंगे पूरे, क्योंकि आपने 2-3 बार पढ़ लिए होंगे, मुझे विश्वास है ऐसा, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि दी बेस्ट हो, और यही सोच होनी चाहिए हर एक बच्चे में, दी बेस्ट हो। इसलिए जो भी करें वो अच्छा करें। आगे देखिए क्या है। सर्वप्रथम बाबा साहेब अम्बेडकर अविभाजित बंगाल से चुनकर, यानी उस समय बंगाल था वो विभाजित नहीं था, आज पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाता है, जिसको कलकत्ता राजधानी है जिसकी, वो पहले विभाजित नहीं था, वहां से जुड़ा हुआ वहां से चुनकर संविधान सभा में आए थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो बंगाल का विभाजन हो गया, और बंगाल के विभाजन से पूर्वी पाकिस्तान बढ़ गया। वहां वो आप वहां पे देखते हो ना, बांग्लादेश देखते हो, उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था पहले, वो बंगाल से निकला हुआ है। तो बंगाल के विभाजन होने से पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तब बाबा साहेब का निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, यानी उस साइड में चला गया, इसलिए बाबा साहेब की सदस्यता वहां से समाप्त हो गई। यानी संविधान सभा में बाबा साहेब आ नहीं सकते थे। इसके बाद उनको मुंबई प्रदेश की विधानसभा से चुना गया था। तो यहाँ से प्रश्न कैसे हुआ, देखो, आजादी से पहले कहाँ थे वो, बंगाल से चुनाव लड़े थे और वहां से संविधान सभा में आए थे। लेकिन जैसे ही निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, ठीक है, तो जैसे आजाद हुआ देश तो पाकिस्तान अलग हो गया था 1947 को, 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। तो एक पाकिस्तान तो इधर राजस्थान की तरफ आपकी ये बन गया, उत्तरी पाकिस्तान कह सकते हो आप, पश्चिमी पाकिस्तान कहते हो उसको, पश्चिमी पाकिस्तान, और दूसरा पाकिस्तान बन गया था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहते हैं। लेकिन बंगाल से विभाजित हुआ, इसलिए बंगाल में जहां से बाबा साहेब ने चुनाव लड़ा था वहां से बाबा साहेब की सीट है वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। अब वो देश ये अलग हो गया तो हमारी यहाँ सदस्यता नहीं रही। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं आ सकते थे, लेकिन सहयोगियों के द्वारा सहयोग किए जाने पर डॉक्टर अंबेडकर वापस मुंबई है ना, आज मुंबई बोलते हैं इसको, वहां से चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद में संविधान सभा में उनकी एंट्री हुई। तो आपको यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि निर्वाचन से पूर्व कौन से क्षेत्र में थे, पूर्वी पाकिस्तान से, और उसके बाद में मुंबई प्रदेश की विधानसभा से उनको चुना गया था। 21 अगस्त 1948 को संविधान का मसौदा समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया था। मतलब यहाँ से ये प्रश्न बनेगा संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था। 28 अगस्त 1948 को, देखो, अगस्त 1948 को, 21 को ये और 28 को संविधान मसौदा समिति के 7 सदस्य निश्चित किए गए थे, जो आप लोग देख लीजिएगा। 7 सदस्य थे, डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, DP खेतान, इस प्रकार से और थे। उनके द्वारा 18 घंटों तक कार्य करने के बाद में संविधान को तैयार किया गया था, और उनके संविधान बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था।
और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने कितने घंटों तक लगभग कार्य किया था। अधिकतम बाबा साहेब ने 18 घंटे तक। एक वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे राष्ट्र में लागू कर दिया गया था। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 24 सितंबर 1932 को भारतीय राजनीति का अध्याय, जिसे ब्लैक डे बोलते हैं, काला अध्याय, पूना पैक्ट, जो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि पशुओं से बेहतर जीवन जीने वाले दलितों को भी एक नागरिक अधिकार मिले। डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे कि जो दलितों के साथ छुआछूत हो रही है, भेदभाव हो रहा है, तो उनको कैसे मिटाया जाए ताकि ये लोग भी समानता से जी सकें, इनको भी जीने का अधिकार मिल जाए, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है। इसलिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ फॉर एवरी डे, एवरीबॉडी। हर एक इंसान के लिए उनकी जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि खूबसूरती के साथ अपने जीवन को सुधारें और खूबसूरती के साथ जीते रहें। आगे देखिए, इसलिए उन्होंने दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया, लेकिन ये सुनते ही गांधी जी ने यरवंदा जेल में आमरण आसन शुरू कर दिया था। गांधी जी आमरण आसन शुरू कर दिया। ये नहीं चाहते थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल जाए। पृथक निर्वाचन का मतलब उनको वोट गिरने का, वोट डालने का अधिकार है, वो अलग मिल जाए। तो इन्होंने मतलब अनशन कर दिया। आमरण अनशन मतलब इन्होंने कह दिया भूख हड़ताल कर दी। कहने का मतलब यह भूख हड़ताल कर दी। आमरण अनशन का मतलब जब तक नहीं मरेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। दलितों में भी आक्रोश था कि सदियों के बाद अब नारकीय जीवन से मुक्ति का मार्ग खुलने को हुआ, तो ये हमेशा के लिए बंद करने के प्रयास शुरू हो गए। यानी इनके लिए नरक जैसा जीवन था, दलितों के लिए, हमारे गरीबों के लिए ये नरक जैसा जीवन था। कि मैं आपको बता दिया, छुआछूत से बड़ी कोई सजा नहीं है इस जीवन में। सारी सजाओं से मुक्ति मिल सकती है, छुआछूत से नहीं मिल सकती। तो नारकीय जीवन से जो मुक्ति मिल रही थी, तो ऐसे लोगों ने आकर इनके बीच में बंद करने का प्रयास कर दिया। गांधी जी के प्राणों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। साम दाम दंड भेद की नीति, साम का दाम यानी समझा के, दाम दे के, दंड दे के, भेदभाव करके सारी नीति अपना के कांग्रेस ने ये नीति दिखाते हुए कोई हथकंडा ऐसा नहीं छोड़ा कि डॉक्टर अंबेडकर को परेशान किया जाए और इनको अलग कर दिया जाए। बाद में गांधी जी की पत्नी ने डॉक्टर अंबेडकर के आगे अपनी चुनरी डालकर कहा कि आप मेरा सुहाग बचा लीजिएगा। तब बाबा साहेब ने मानवता के नाते अपना ये फैसला वापस लेकर आरक्षण की व्यवस्था का सुझाव देते हैं जो पारित किया गया था। इसलिए याद रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दी गई ये गिफ्ट रूपी या उपहार रूपी आरक्षण व्यवस्था है, वो इस प्रकार से चली थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है, कुछ लोग कहते हैं ये सही है। तो इस पे भी देखो डिबेटेबल सिस्टम है, विवादात्मक प्रश्न हो चुका है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सोचने वाली बात यह है कि एक घोड़ा जिसका काम होता है रेस करना ओनली, और एक बैल उसका काम है खेतों में परिश्रम करना है। थोड़ा सा यदि सोच के देखें हम, तो इतना है कि यदि वह बैल भी उस रेस में आना चाहे तो क्या वह घोड़े की बराबरी कर पाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मेरा मानना है कि यदि उस बैल को हम यदि घोड़े की तरह रेस में लगा के रखें तो वह बिल्कुल उसके हिसाब से बराबरी कर पाएगा, अन्यथा बहुत मुश्किल काम है। इसलिए उनको थोड़ा सा छूट है, उस बैल को थोड़ी छूट देनी चाहिए। तो यही कहानी थी कि दलित वर्ग के जितने भी लोग थे उनको थोड़ा सा शिक्षा से थोड़ा दूर रखा गया था। शुरुआत से ही थोड़ा क्या बहुत ही दूर रखा गया था। तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अधिकार, कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उनको थोड़ी छूट दी जाती है। तो मेरा मानना यह है, यदि किसी को अच्छा नहीं लगता है ये काम, तो आप इस चीज़ को नए अपनाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो ऐसी कैटेगरी किसी बच्चे को या किसी बच्ची को आरक्षण की व्यवस्था अच्छी नहीं लगती है, तो उस चीज़ को नए अपनाएं। अपने दम पे और भी सीट बचती है उन पे अटैक करें। ये जनरल वाले बच्चों को नहीं लगती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने जनरल की कैटेगरी को छोड़ के आप कोई और तरीके से नौकरी पेश करें। ये ओबीसी वालों के लिए मेरा संदेश है। बाकी देखो, ये कोई सिस्टम नहीं है सबको
जितनी छूट देनी है उतनी छूट सबको मिल चुकी है, सब आराम से काम कर रहे हैं अपना अपना, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अपने हिसाब से सब कुछ चलता रहेगा। यदि आप लोग अच्छे से तैयारियां करते रहोगे तो नौकरियां बिल्कुल लगते रहोगे। ठीक है, ये तो वो करते हैं जो मतलब चूक जाते हैं ना, वापस नौकरी लगने से चूक जाते हैं, वो करते हैं इस प्रकार के काम। सड़ा लगना ही हो तो एकदम धुआंधार उठ गया हो ना ऊपर, आगे देखो। तब बाबा साहब ने मानवता के नाते यह फैसला लेकर वापस से आरक्षण की व्यवस्था शुरू का सुझाव करते ही पारित किया, जो कि समस्त दलितों के लिए एक संवैधानिक अधिकार रहा था। ये ऐसे वैसे नहीं है, संवैधानिक अधिकार है ये। डॉक्टर अम्बेडकर ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, डॉक्टर अम्बेडकर किन की शिक्षाओं से प्रभावित थे? ऑप्शन में घुमा देंगे नाम, लोग इधर उधर के नाम दे देंगे, लेकिन आपको गौतम बुद्ध ही टिक मार्क करना है यदि परीक्षा में प्रश्न आता है तो। हिंदू धर्म में फैली, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा अस्पृश्यता फैली थी, छुआछूत फैली थी। अस्पृश्यता का दो या छुआछूत, यानी जो स्पर्श नहीं करे नाम तेरा अस्पृश्य। तो छुआछूत, असमानता, भेदभाव, पाखंड को त्याग कर बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी। मतलब मेरे यह वश में को नहीं कि मैं हिंदू धर्म में जान गया, लेकिन मैं हिंदू धर्म में कभी नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में है। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने एकदम साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा कभी किसी भी सूरत में। मतलब कहने का मतलब धर्म तो देखो सारे ये तो बढ़ा रखे लोगों ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने लास्ट में यही बस कोई मिस्टेक की है तो वो यही मिस्टेक की है मेरे हिसाब से। धर्म सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई सा भी। इस धरती पे जो चल रहा है सिस्टम वो ठीक है, लेकिन सर्वोपरि धर्म है ना वो मानवता धर्म। नास्तिक वास्तविक छोड़ के नास्तिक आस्तिक छोड़ के आप वास्तविक बन जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। मानवता को अपना बढ़ावा दीजिएगा। कोई इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। इसमें क्या होगा, सांप्रदायिकता फैलेगी, इधर उधर वाले इसको मारेंगे, वो इसको मारेंगे, ऐसे करते करते सारे ये सिस्टम बिगड़ता जाएगा। इसलिए ऐसे न करके आप लोग साइंस की तरफ बढ़िएगा, और साइंस में विज्ञान में जो सिस्टम चल रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का, तो उसको अपनाइएगा। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा धर्म बाद में आया है, उससे पहले मानव मानव है, इंसान है, उसके रक्त है, ब्लड है। उसको समझिएगा किस प्रकार की क्रियाविधि ब्लड में हो रही है, किस प्रकार के काम है, किस प्रकार नहीं है। दीज आर वेरी स्पेशल। सभी लोग यहाँ स्पेशल है, पूरी धरती पर सभी स्पेशल है अपने अपने आप। आगे देखिए, सन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ में दोपहर 2 बजे बाबा साहब की सॉरी लाखों अनुयायियों के साथ, यहाँ देखिएगा, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और 6 दिसंबर 1956 को, यानी 14 अक्टूबर 1956 को तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। दीक्षा का मतलब सीख ले ली। बौद्ध धर्म की धम्म वाली शिक्षा आती है, ठीक है, धर्म नहीं है, धम्म है, धम धम। बौद्ध यानी बुद्धि का ज्ञान, नाम तेरा बौद्ध धम्म, वैज्ञानिक धर्म। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने इस दुनिया में हम सबको छोड़कर चले गए। उस दिन एक मातम सा छा गया था पूरे देश में। 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे बाबा साहब की महानिर्वाण यात्रा राजगृह से शुरू हुई थी। प्रश्न बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण की यात्रा कहां से कहां तक शुरू हुई। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा दे गए थे कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं। याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने लास्ट में कहा कि जब तक ये इस देश का संविधान चलता रहेगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा। लोगों को यूं ही, जो मनवादी लोग थे उनके यूं ही खटकता रहूंगा। वो इस संविधान को बदलने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों को इस चीज को समझना है और अपना और उनका भला देखना है कि कौन सी चीज का किस में भला है। उसके बाद ही आप लोग इस चीजों के बारे में समझिएगा। लास्ट बात मेरी यही है कि संविधान जब तक जिंदा है तब तक डॉक्टर BR अम्बेडकर जिंदा है। याद रखिएगा इस चीज, इसलिए ध्यान रखिए थोड़ा सा, संविधान की इज्जत करें, संविधान की पालना करें, संविधान के हर एक तथ्य का, हर एक उल्लेखित संविधान में लिखी गई हर एक बात का मान सम्मान करें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बेस्ट से बेस्ट चीज क्या है। आज विश्व में कोई बेस्ट चीज है ना, सबसे बेस्ट चीज वो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान है। उसमें सभी देशों का निचोड़, सभी देशों में नियम कानून रेगुलेशन, सब देशों को एक जैसे पूरे इंडिया में मिलते हैं हमारे। इसलिए तो इंडिया दी ग्रेटेस्ट है। दी ग्रेटेस्ट इंडिया क्यों है? इसी वजह से तो दी ग्रेटेस्ट है। याद रखने वाली बात है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है।
फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर तुम मेरे जैसे नए बन सको तो मेरे पताए जो मैं बता के जा रहा हूँ उस पथ पे चल लेना एक बार। मेरा भी जिसा नए बन सको थे तो कोई बात को नहीं, मैंने इस चीज को तो दुख को नहीं, मेरा दुख इतना ही है कि मैं बताऊं रास्ते पर चाल लियो मैं जी तो काम लिया हो भी काम ने पाछो ना दान दियो, कम से कम थारो इतनी रिक्वेस्ट है। तो मैं भी अपने विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहां तक हो सकता है आप लोग इस चीज का जिंदगी में आप कहीं पर नौकरी करें, कहीं पे भी कुछ भी करें, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है आप अपने हिसाब से योगदान देते रहें और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मिशन के अंदर जो शिक्षा लेके आनी है अपने को, समाज को जागृत करना है, उस जागृति में और राजनीतिक रूप से उनको संबल करना है, उनमें आप उनका हाथ बटाते रहे, उनके काम निकलवाते रहे, अच्छा रहेगा। आगे देखिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, यानी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर ने अम्बेडकर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि शिक्षा आपका उत्थान समाज के उत्थान में निहित है। मतलब विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा थी डॉक्टर अम्बेडकर वो ये थी कि आपका उत्थान समाज के उत्थान में निहित है। मतलब आप लोग यदि बढ़ोगे तो आपका समाज बढ़ेगा, विद्यार्थियों ने लिखा। और आप लोग यदि बुरी आदतों में गिर जाओगे, नशे में, जुआरी में, पत्तों में, फालतू जगह घूमने में, आवारागिरी में, इनमें यदि आप लोग बिखर जाओगे तो आपका समाज ऑटोमेटिक बैक आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए भाई, बॉयज हो या गर्ल्स हो, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने टीचर्स जो भी आपको समझाते हैं उनका कहना मानिएगा, ताकि आप लोग एक अच्छे मिशनरी कलाकार बन सको। याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन ये चीजें थोड़ी करड़ी है, देखो बात इतनी है, करडो है वो एक बार सीप जरूर दे, एक बार करडो दुख दे बाकी बाद में मजा दे, हमेशा सुन लियो कदे भी बात, करडो एक बार मजो दे, सॉरी नरम एक बार मजो दे, करडो एक बार दुख दे वो बाद में दुख कौन दे। तो याद रखो, रूल यदि आपको टाइट रखने हैं तो आप टाइट रहना खुद सीखिएगा, उसके बाद में ही आप लोग सीख पाएंगे कि किस प्रकार से अपने को समाज में चलना है। आवारागिरी में रहोगे, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, बुरी संगतियों में रहोगे, बुरी नीतियों में रहोगे, तो सब कुछ आपको अकेले को दोष नहीं होगा, पूरे समाज की आपकी जो छाया है वो पूरे समाज में भी गिरेगी। जैसे एक बच्चा बाहर बीड़ी सिगरेट करने लग गया तो बाहर उसकी जो परछाई है, उसकी छाया है वो समाज पे गिरेगी, पूरे समाज को उसकी वजह से गालियां मिलेगी। इसलिए याद रखिएगा थोड़ा बहुत कि बुरी संगतियों से बचें, चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी भी परिवार से हो, चाहे वो गरीब परिवार से हो या अच्छे परिवार से हो। और संगति को अपने आप में एक दोस्त बनाए अच्छा रहने के लिए कि भाई मैं बेस्ट कैसे रह सकता हूँ, बस इतना ही। आज एक बच्चे ने बोला, छोटे से बच्चे ने मुझे कि सर यदि हम समाज का हाथ पकड़ के चलेंगे तो दूसरे लोगों के पांव पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा यार शाबाश, बहुत अच्छी बात है, किसने लिखी है? मेरे पापा ने बताई है। वो बहुत बढ़िया बात है, आपके पापा जी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। और इस वीडियो को यदि उनके पापा जी देख रहे हैं तो भी मैं कहूंगा कि भाई आपको मेरा बार बार नमन है, आपको प्रणाम करता हूं मैं कि आपने अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे रखी है। बहुत बढ़िया लगी मुझे ये बात, और भी मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों में और भी धारणाएं निकलती आए कि वो अपने समाज के जो लोग हैं, अब समाज का मतलब कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो अपने जाति को समझ लेते हैं, वो जाति समाज नहीं होती, अपने आसपास में रहने वाले लोग समाज होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो। वो अपने पड़ोसी आड़ोसी पड़ोसी में वो समुदाय होता है, एक समाज होता है, वो उसमें ये शिक्षा फैले तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी भाई या बहन इस वीडियो को देख रहा है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज में कि मैं अब क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। बाबा साहेब का जीवन भी महान था और उनकी मृत्यु भी और भी महान थी। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर, देखो सिंपल सी बात है, आपने सुना है कि आंसुओं के बिना आंखें इतनी खूबसूरत नहीं होती और दर्द के बिना खुशी की कोई कीमत नहीं होती। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना दर्द झेला था, लास्ट में जाकर उनको जो खुशियां हासिल हुई, मतलब जो आनंद उनके जीवन में था, वो एक महानता की श्रेणी में था। क्योंकि अब सोच के देखो, उनके इतने वर्षों के बाद भी हम लोग कितने धूमधाम से उनको मतलब बड़े इज्जत के साथ हम उनको मना रहे हैं, बड़े इज्जत के साथ हर एक चीज में। यहाँ तक कि तो एक दो गाने भी सुन रहा हूँ मैं से कि बाबा साहेब का फोटो है, हम नोटा पे छिपाएंगे। मतलब इस प्रकार के, मतलब लोगों में एक आत्मीयता, एक श्रद्धा का भाव देखो किस प्रकार से आ रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि इस धड़ी ने पहले छुआछूत,
हर जगह पग पग पर मतलब छुआछूत का सबसे मतलब कड़ी से कड़ी सजा थी ना, उस सजा का इस धनी ने सामना किया है और डटा ने भागा नहीं इस चीज से, कायर नहीं चाहिए कि भाग निकले, वहीं से खड़ा रहा और उनका डट कर सामना किया। और जो लोग ऐसे करते थे ना बुरे विचारों के मनवादी थे, उनको आराम से झुका दिया, नीचे आ जाओ, आ जाओगे। और एकदम यूं जकड़ी बांध ली, ऊपर ऊपर जकड़ी बांध रखी कि ले अब कहा जाएगा तुम लोग, हाँ अब ये जाएंगे कहाँ, इनको देखना है, जाएंगे कुछ नहीं, ये रहोगे तो सामने आगे करेंगे काम, अन्यथा पीछे से करेंगे, और कोई दिक्कत नहीं और कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखो क्या है, अगली डॉक्टर अम्बेडकर ने बात कही, वो बहुत ही शानदार थी। सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाली पानी की बूंद के विपरीत, इंसान जिस समाज में रहता है वहीं अपनी पहचान नहीं खोता है, वही अपनी पहचान नहीं, वहां अपनी पहचान नहीं खोता है। मतलब एक बूंद होती है पानी की, वो सागर में चली जाए तो उस बूंद को कौन ढूंढेगा, कौन जाएगा, एक भाग जाएगा कि वो बूंद तो वो जा रही है सागर में, वो जा रही है, नाव ले ले उस बूंद को पकड़ो, ऐसे थोड़ी करोगे कोई। मतलब वो बूंद पानी में मिल जाएगी, उस बूंद को कोई नहीं जानेगा, सारी ये कहेंगे सागर है। लेकिन उसी प्रकार से यदि एक आदमी समाज में बढ़िया काम कर रहा है, उसके उल्टा है वो, समुद्र के उल्टा, जैसे समाज समुद्र के समान है, समाज है वो समुद्र के समान है, यानी पूरा बड़ा बड़ा फैला है, लेकिन उसमें एक बूंद जाए समुद्र में तो वो हमारे को दिखाई नहीं देती। लेकिन समाज में एक आदमी बढ़ चढ़ कर काम करे, हर एक चीज में, हर एक हिस्से में ईमानदारी से अपने आप को पेश करे और हर एक लोगों के सुख दुख में अपना योगदान दे, तो उस आदमी की पहचान ही अलग होती है। उसको खुद को ये आत्मविश्वास होता है कि मैं खुश हूँ और आने वाली पीढ़ियां भी उससे खुश है। इसलिए थोड़ी त्याग की भावना भी आप लोग रखिएगा। इंसान का जीवन स्वतंत्र है, वो सिर्फ विकास के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि समाज के विकास के लिए पैदा हुआ है, स्वयं के विकास के लिए नहीं। यानी आप लोग जीना चाहो तो अपनी स्वतंत्रता से जी सकते हो, हमारे हमारे को किसी के ऊपर बाध्यता नहीं है और बाध्यता करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन स्वयं के विकास के लिए यदि इंसान कोई जी रहा है ना, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसको सोचने की बात है, क्योंकि और भी लोग उससे आस कर रहे हैं, समाज के विकास के लिए वह पैदा हुआ है। स्वयं के लिए तो पशु भी काम करते हैं, शर्त लेते हैं, खा लेते हैं, निकाल देते हैं, खा लेते हैं, निकाल, उनका काम है बस, ऐसे करना है तो करते रहो, कौन पूछेगा, फिर क्या फर्क रहेगा हम लोगों में उनमें। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, और सही जो सामाजिक कार्यक्रम है, जो समाज को, गांव को, अपने देश को, अपने पंचायत को, अपने वार्ड को और अपने शहर को, तहसील को, जिले को, अपने मोहल्ले को एक सही रास्ता दिखा सके, सही काम कर सके, ऐसे कामों में अपना योगदान दीजिए। थोड़ा ऐसे कामों में 2-5 पैसे भी खर्च हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे हैं कागज के टुकड़े, कमा लेंगे उसके। आगे देखो, जीवन साथी के रूप में जो डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी ने योगदान दिया वो काफी सराहनीय था। यदि कोई, ये डॉक्टर अम्बेडकर की जो पत्नी माता रमाबाई थी, ये वैसे शिक्षित नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी शांत स्वभाव की महिला की डॉक्टर अम्बेडकर का पग पग पर साथ दिया। तो मैं, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं उनको तो हम शिक्षा दे ही रहे हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से जीवन यापन करना है, कैसे आपकी जिंदगी चलेगी। लेकिन यदि कोई बच्ची किसी कारणवश स्कूल भी नहीं गई है और किसी कारणवश वो पिछड़ गई है स्कूल से या इस ज्ञान से या डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से पिछड़ रही है, तो यदि वो बच्ची आज हमारा इस वीडियो को देख रही है या कोई महिला देख रही है, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी माता रमाबाई की तरह अपना, उनके जितना नहीं कर सकते तो आप कुछ तो उसके साथ उनके हिसाब से करते रहें, ताकि आप भी अपने इस धरती पर आने का सफलता से अपने टारगेट को पूरा कर सकें सफलतापूर्वक। देखिए, जिस समय बाबा साहेब अम्बेडकर का विवाह रमाबाई के साथ हुआ था, उस समय बाबा साहेब की उम्र 15 वर्ष की थी और रमाबाई की उम्र 9 वर्ष की थी। रमाबाई के पिता थे बिकू बालंगकर, दापोली में कुल्ली का काम करते थे, दापोली गांव में कुल्ली का काम करते थे, जिनका निधन रमाबाई के विवाह से 1 वर्ष पूर्व हो गया था। रमाबाई की शादी 9 वर्ष, यानी रमाबाई 8 वर्ष की थी, तो उस समय निधन उनके पिताजी का हो गया। तो यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न, कोई बड़ी बात नहीं, उनका पिताजी का नाम क्या था और काम क्या करते थे। अपने पिताजी की मृत्यु के समय रमाबाई कितने वर्ष की थी, तो यहाँ आपको लिखना है 8 वर्ष। ये 9 वर्ष की तो शादी में थी, उससे 1 साल पहले इनका देहांत हो गया था, इसलिए ये 8 वर्ष की थी उस समय। आप देख लो 8 वर्ष की बाई की थी को है, आपने देखा अपने स्तर पर तो तीसरी चौथी क्लास में हो 8 वर्ष की बाई।
रमाबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन पर्यंत यानी जीवन के लास्ट तक, जब तक वो जीती रही ना, तब तक बाबा साहेब का पग पग पर हर कठिनाइयों के साथ उन्होंने साथ दिया। वे शांत स्वभाव की, पढ़ी लिखी नहीं, शांत स्वभाव की, गंभीर यानी सीरियस और कर्तव्य परायण महिला थी। ये नहीं कि थोड़ा इसको एक काम को कोई काम कह दिया जाए और रुक जाए, ऐसे नहीं। कर्तव्य निभाने वाली, पूरी ड्यूटी निभाने वाली महिला थी। वो कभी भी बाबा साहेब के प्रगतिशील रास्ते में बाधक नहीं बनी थी। यानी डॉक्टर अम्बेडकर जहां जो काम कर रहे थे उनको कभी उन्होंने रोका नहीं, कोई भी काम के लिए उन्होंने उसके रास्ते में नहीं आए इतने कि उसके लिए बाधा बन जाए। बाबा साहेब उन्हें बहुत स्नेह करते थे और प्यार से अपनी पत्नी को वो रामू कह के बुलाते थे, रमाबाई को रामू कहते थे। रमाबाई कर्मठता से अपने पति के सभी कार्यों में यथा योगदान देती थी। यानी जैसे जैसे डॉक्टर अम्बेडकर काम करते थे, जहां जहां डॉक्टर अम्बेडकर को उनकी जरूरत रहती थी, तो वो अपनी लाडली पत्नी को कहते थे, तो वो अपने उनके योगदान देती थी फुल काम करने में। रमाबाई ने 5 संतानों को जन्म दिया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखो, कार्यों में योगदान पूरा रहेगा तो आपको पता है। तो रमाबाई ने 5 संतानों को जन्म दिया, जिसमें जिनके नाम थे यशवंत राय, गंगाधर, रमेश, और ये एक बच्ची थी उनके, डॉक्टर अम्बेडकर की एकमात्र लड़की थी जिनका नाम था इंदू, और राजरतन सबसे छोटा बेटा था। ये चारों के चारों, लास्ट वाले चारों थे, ये काल कलवित हो गए थे। यशवंत राव एक बच्चा था लास्ट। गरीबी किसी को भी न सताए, धन अभाव के कारण भोजन भी भरपेट नहीं मिलता था उसमें, इसलिए गरीब होना भी एक बड़ी सजा है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि सारा आदमी गरीब घर में पैदा हो जाए, कोई कोई बड़ी बात नहीं, हो जाओ जहां पैदा होना वहां हो जाओ, लेकिन गरीब मर क्यों जाए काम करते करते। खुद में काम करने का दम है, सब कुछ करने का दम है। विकलांग हो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक दम है तब तक काम करते रहो। ये नहीं कि आलस में रुक गए, बैठ गए। तब दवा के लिए पैसे कहां से आते, यानी खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उस समय दवा के लिए पैसे कहां से आते। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि यशवंत राव के अलावा बाबा साहेब के सभी बच्चे अकाली काल कलवित हो गए थे। अकाली काल कलवित हो गए, इसका मतलब वे टाइम से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और बीमारी के कारण 27 मई 1935 को भी रमाबाई भी हमें इस संसार में रोता बिलखता छोड़कर अलविदा कह गई। इसलिए ये बड़ी दुखद घटना थी डॉक्टर अम्बेडकर के लिए और हम सब के लिए। आज भी इस चीज को, जब मैंने इस पूरे लेख को पढ़ा ना, उसमें हमारे को भी इस चीज में ऐसे लगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो पूरा उसमें खोकर पढ़ते हैं, एकदम खो जाते हैं कि भाई चीज क्या है, और एक बार पढ़ने से हमारे वो चीज याद हो जाती है कि कौन सी चीज क्या थी, कितने तारीख हुई, कब हुई, कैसे हुई। क्यों? क्योंकि हम उसमें पूरा मन लगाकर पढ़ते हैं। तो मैंने भी आपको कहा था कि लास्ट तक आप इस चीज को पढ़ोगे तो आपको भी शायद दिलखना महसूस हो जाएगा। मेरे को भी उस दिन हुआ था जिस दिन मैं ये पढ़ा था। आज भी थोड़ा है, अभी नमी है आंखों में थोड़ी बहुत की, ये लास्ट वाला लाइन पढ़ते हैं और ये नाम जब पढ़ते हैं तो बहुत बहुत ही अलविदा नाम पढ़ते हैं तो बहुत ही मतलब कंडीशन ही थोड़ी सी बदल जाती है। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं रहे, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो यार, क्या बात करते हो तुम। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ाने वाले बच्चे हो, भावुक भावुक नहीं होते ऐसे। कोई बात नहीं, अलविदा है तो देखो, एक दिन जाना सबको है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना जियो ना उतना दम से जियो, एकदम स्वाभिमान से जियो। जो काम करना उसको पूरा धुआंधार करो एकदम। ये नहीं कि आज मेरे से रह गया हो, आज मैंने ये गलती कर दी, वो कर दी, ऐसे नहीं होना चाहिए। बस सॉरी तो बस होना ही नहीं चाहिए। बहुत ही मतलब गलती करो ही मत, मजबूरी में बात अलग है। देखो आगे देखो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए रास्ते पे चलो। भले ही आप जय भीम मत को, भले ही आप डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, ये मत कहो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके बताए रास्ते पे चलो, क्योंकि ऐसे जयकार करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप उनके बताए कामों पे चलोगे तो आपको सबसे अच्छी चीजें महसूस होगी। इसलिए आगे देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरी बात कही कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता सिखा दे, समानता से सिखाए और भाईचारा सिखाए, ऐसे धर्म को मानता हूं। और मैं कहता हूं उस धर्म का नाम है मानवता। यदि इंसान में इंसानियत है तो ये तीनों चीज जायज है। स्वतंत्रता भी आपको मिलेगी, इंसानियत है तो, यदि अपने सामने बात करने वाले इंसान में इंसानियत है तो उसमें स्वतंत्रता वो हमें देगा, समानता भी हमें उसमें दिखेगी, भाईचारा जरूर दिखेगा उसमें। ये सिंपल सी बात है। अगला देखिए, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ बना दे और दूसरी जाति को नीच बना दे वह धर्म नहीं है, गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र होता है। इसलिए हम ऐसे धर्म का बहिष्कार करते हैं, हम ऐसे धर्म को नहीं मान सकते। ऐसे धर्म जो एक को श्रेष्ठ बना दे दूसरे को नीच बना दे, वह कोई चीज थोड़ी होती है, तो बाबा साहेब ने कहा था।
जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। ये भी बाबा साहेब ने कहा था कि आप भले ही 100 साल मत जियो, जी जाओ 40 साल, लेकिन सारा धुआंधार जियो ना, ऐसे खूंखार तरीके से जियो। यूं नहीं कि साहब 40 साल का हो गया मैं तो पहले ही जावा लग रहा, ऐसे नहीं। कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए काम में। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी महिलाओं के लिए आवश्यक है। ये जरूर नहीं है कि लड़कों को खूब पढ़ा दिया जाए, लड़कियों को कम पढ़ाया जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जितने लड़कों के लिए आवश्यक है उतनी लड़कियों के लिए आवश्यक होती है। खैर, जहां जिस बच्चे की कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, कंडीशन खराब होती है, उसको हिसाब से हम उनको मार्गदर्शित कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोग जल्द से जल्द अपने पांव पे खड़े हो पहले, उसके बाद में आप लोग मिशन में उतर कर काम करें, और काम करने के तुरंत साथ साथ में अपना जो नौकरी का सिस्टम है या फिर और कोई सफल होने का, जिंदगी में सफल होने का सिस्टम, उसको और एरिया को बढ़ाते रहे बाद में। ये नहीं कि एक बार साहब नौकरी लग गया छोटी सी, बस क्या बैठा करा बैठा रहा, कोई मतलब नहीं है। ऐसे आलस तो करना ही नहीं है। बस आगे देखो, एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक महान व्यक्ति होता है ना, बड़ा दिल वाला व्यक्ति होता है, दिलदार, वो एक अलग होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति से। प्रतिष्ठित मतलब नाम कमाएगा आदमी हो, तो वो अलग हुआ है। क्यों? क्योंकि वह समाज का सेवक बनने की तैयार है, सेवा करने के लिए तैयार है। जो सेवा करेगा वही महान कहलाएगा। ये नहीं कि प्रतिष्ठित आदमी बैठा साहब कुर्सी पे पांव पे डाल के बैठा है, ले साहब प्रतिष्ठित काम है, तो कौन जानेगा? वो लोग पद के लिए जानते हैं। जिस दिन पद खत्म हो गया तेरी बारी गई, जिस दिन पद खत्म हो गया तेरी बारी गई। लेकिन महान व्यक्ति होगा उसका कोई पद नहीं होता, उसका पद एक ही होता है, सेवा करना। वो जहां जहां जाएगा लोगों में वह लोकप्रिय रहेगा जो सेवा करेगा। आगे देखिए, राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति नस्ल रंग का अंतर बुलाकर उन्हें सामाजिक भातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। तब आपका राष्ट्र एक सही दिशा निर्धारण कर सकता है, एक सही दिशा ग्रहण कर सकता है। आपका राष्ट्र, आपका देश एक सही रास्ते पर चल सकता है जब आपके देश के लोग जाति नस्ल धर्म रंग आदि को बुलाकर सामाजिक भेद भातृत्व को सबसे ऊंचा मान लेंगे उस समय। ठीक है, लास्ट में देख लीजिए समरी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा उसकी समरी है, छोटी सी जीवन परिचय ग्रुप में है। बस 1 मिनट का काम और बचा है, ये आपका सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिए थोड़ा सा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उनका नाम था पूरा। जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ छावनी इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश में हुआ था। पिताजी सूबेराम जी सकपाल थे, माता जी भीमाबाई थी, सूबेदार के पद पे थे ये। और डॉक्टर अम्बेडकर जब 5 साल के थे उस समय भीमाबाई जी के 14वीं संतान के रूप में लास्ट में जन्मे थे, और भीमाबाई फिर हमें भी छोड़कर चली गई थी, मतलब छोटा बिलखता हमें छोड़कर चली गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर उस समय 5 साल की थी। इनकी पत्नी थी रमाबाई अम्बेडकर, और 1906 में उनकी शादी हुई थी। उनके बाद में इनकी दूसरी पत्नी थी, उनका नाम था सविता अम्बेडकर। ठीक है, ये बाद में की बातें हैं, इसमें आपको इस बार नहीं दी, अगली बार एग्जाम होगा उस सिलेबस में आपको ये प्रोवाइड करवा दी जाएंगी बाकी जानकारी। शिक्षा में धनी के पास 32 डिग्री थी, एमए थी, एमएससी थी, पीएचडी थी, डीएससी थी, डीलिट थी, एलएलडी थी, बारेठला थी, और भी हैं। इतने तो ये इंपॉर्टेंट थी तो ये मैंने इसमें नोट कर दिए, बाकी और भी। समाजोत्थान में प्रमुख कार्य समाज प्लस उत्थान, नाम तेरा समाजोत्थान। समाज के उत्थान में, समाज उत्थान माने बढ़ावा देना, समाज को बढ़ावा देने के लिए लोग डॉक्टर अम्बेडकर ने कार्य किए। मूक नायक प्रकाशन किया, यानी मूक नायक पत्रिका छापी 20 जनवरी 1920 को। याद रह जाएगा, देखो 20 19 20 20 19 20 20 19 20, देखो 20 19 में एक जोड़ो, एक को मतलब जनवरी पहला महीना, 19 में एक जोड़ो 20, याद रह जाएगी ना, 20 1 19 20। अच्छा, समता सैनिक दल याद रखो, 24 सितंबर 1924, 24 सितंबर 1924। सितंबर को मतलब 9 में 9 हटा रहे हो, देखो सितंबर को मतलब 9 में 9 अट क्या रहे हो, देखो सितंबर 9 9 9 के बाद 24 24 9 9 24 24 9 9 24। मनुस्मृति ध्यान याद के करना पड़े था, याद ये 25 दिसंबर 9 है, साल का सबसे बड़ा दिन होता है ये 25 दिसंबर, मानते हैं ना, छोटे प्रश्न आते थे कभी। ठीक है, वैसे तो 21 दिसंबर होता है ये। यहाँ देखिए 25 दिसंबर 1927 को पुन्ना पैक्ट, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 1932 को हुआ था ये, 24 सितंबर 1932 को पुन्ना पैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के मध्य हुआ था। पद स्थापन, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर 15 अगस्त 1947 को बने थे, और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष 1947 को 19 अगस्त को बने थे।
इनकी किताबें थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, शाबाश, ये पहली किताब। द अनटचेबल एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, who were the Shudras, who WHO, who WERE were the Shudras, इन शूद्र कौन है, शूद्र कौन है। पुना पैक्ट, कास्ट इन इंडिया, बुद्ध एंड हिज धम, बुद्ध और उनका धम, द बुद्ध एंड द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। ये कुल मिलाकर इन्होंने किताबें तो देखो काफी लिखी थी, बहुत ज्यादा लिखी थी, लेकिन ये 8 हमारे ध्यान में थी, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी प्रोवाइड करवा दी। इसमें से किसी किताब के लेखक का नाम पूछा जा सकता है, तो इतनी किताबें डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई, तो इनका नाम आए तो आप डॉक्टर अम्बेडकर लिखे। इनके अलावा कोई और पुस्तक आपसे ऐसे पूछे कि इन 3 का नाम दे दिया, ऑप्शन में 4 आते हैं ना आपके ABCD, अब छोरे तो कहेंगे हम तो डी करेंगे क्योंकि हमें डी पसंद है ज्यादा, तो डी पसंद होने से कोई मतलब नहीं है। याद रखो कि ABC इंपॉर्टेंट 3 होते हैं, अब तीनों में ए तो सबसे इंपॉर्टेंट। अब याद रखिए इन तीनों में 3 एक से नाम आ गए, इस किताब में एक चौथा आ गया, तो आपसे पूछा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई किताब पूछिए, और 3 अलग आ गए, एक डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई आ गई, तो आपको वो करनी है। भारत रत्न 14 अप्रैल 1990 को दिया गया था डॉक्टर अम्बेडकर को, 90 को देख लो। और परिनिर्वाण उनका हुआ था 6 दिसंबर 1956, अलीगढ़ रोड, दिल्ली, कहाँ पर दिल्ली में हुआ था। आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस एग्जाम के माध्यम से अपने आप की तैयारी है उससे रूबरू हों, इससे आप घबराएं नहीं। बहुत अच्छा है, मुझे विश्वास है कम से कम जो बच्चे अच्छे ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जरूर निकल आएंगे। मेरा एक ही टारगेट है बस, जिन बच्चों के मैं चाहता हूँ कि उनकी जिंदगी सुधरे एकदम बढ़िया तरीके से मेरे हिसाब से सर वो रहें, तो उन बच्चों के लिए डायरेक्ट यही संदेश है मेरा कि वो उनका वैसे है कि टारगेट होना चाहिए 50/50, हर हालत में 50/50 करें, वो किसी भी सूरत में बैक न रहें, धैर्य रखेंगे तो पेपर आपका आसानी से होगा। एक वीडियो आपके आशीर्वाद के लिए या आपको आप में जोश ऊर्जा बढ़ने के लिए परीक्षा से जस्ट 5 या 6 घंटे पहले और बना दिया जाएगा। जैसे एग्जाम 13 और 23 आपका 13 को होना है, शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में होना है, टाइम के लिए आपको सूचना और दे दी जाएगी, लेकिन आपको यहाँ से सुन रहे हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। 13 अप्रैल को आपका एग्जाम शाम 5 बजे से 6 बजे के मध्य करवाया जाएगा, 5:10 पे आपको पेपर दे दिया जाएगा, 5 बजे से आपको एंट्री हर हालत में करवा के OMR शीट बननी है। एग्जाम कैसे देना है कैसे नहीं देना है आपके लिए इसका वीडियो बनाया जा रहा है, समझ में आई बात। अच्छा, अब इनमें जो प्रश्न मैंने बार बार कहे एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, अपने सिलेबस की कॉपी उसको देख लीजिएगा। हर हालत में ऐसे बच्चे आगे आए जो इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ के आ रहे हैं और अपने आप में एक जोश जुनून लेके आ रहे हैं। ऐसे बच्चे थोड़े से अलग ही स्टाइल के होते हैं, क्योंकि बच्चे देखो सारे अच्छे हैं, लेकिन वही बच्चे कामयाब होते हैं जो थोड़ा सा हटकर काम करते हैं। बस थोड़ा सा हटके काम करोगे, ओपन माइंड रख के, खुला दिमाग रख के, तो आप लोग सफल होने में आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता फिर। बाकी घर की समस्या, कोई ये कर रहा है, कोई फोन नहीं दे रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये कर रहे हैं, चूं चाम सब, ये सारी कुछ ये बाहर की समस्या है, इनको छोड़ो, इनके चक्कर में हमें नहीं आना है, ठीक है। कोई दे रहा है तो ठीक है अपने ले लिया, ठीक है, अब नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, उसमें सोचा करने आ सकता नहीं, वो कितने बार रखे 2-5 मिनट रख ले और क्या होगा, उससे कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तनाव न ले बिना मतलब, ठीक है। मेरे पास यहाँ ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे एकदम दिल खोल के यूं पढ़े एकदम आराम से, बस बात एक ही है, शर्त सबके पास एक ही है, चाहे उनकी क्लासें आए या न आए, परमानेंट वो पढ़ने के लिए आ जाते हैं, घर से चल के आए, तो उस टाइम टेबल को न खराब करे, मेरा मानना ये है। यदि मैं एक दिन न पढ़ाऊं किसी कारणवश मेरे काम हो जाए और हो जाए, तो आप लोग ये मत सोचे कि यार पढ़ाया नहीं कल, आज नहीं चलेंगे, ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो छोटे मोटे आ रहे हैं, किसी के चूं हो रहा है, किसी टू हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये इनको छोड़ो आप लोग, कोई मतलब नहीं इनका, कि जुकाम हो गई साहब, सर्दी लग गई साहब, ये नाक जाम हो रही है साहब, आज तो ये हो रहा है साहब, ये हो रहा था, ऐसे आलसी पड़े रहोगे तो ऐसे ही रहोगे, कोई सुधारने वाला नहीं है। ऐसे आलसी पड़े रहोगे तो यूं ही रहना है, यूं का यूं ही रह जाओ, कोई नहीं छेड़ेगा, बाद में कर लेना तुम लोग, जुकाम बुखार जो भी है। एक बार ये सोच लिए कि मैं भाई पढ़ने वाला हूँ, मैं ये बस ठीक है, आना है मेरे को, आना ही है, घर में कितना ही काम हो, खेत में ले गए घर वाले तो काम करो, जब तक हो गया अभी 5-4 बज गए, उससे पहले ट्यूशन का 1 घंटा 2 घंटे रहे, भागो वहां से, धुआंधार भागो, बीच में यूं नहीं कि छोटी सी बीच में किसी को रोक लिया कि आराम से चलेंगे यार,
जाके भाई जिन कहना कह देंगे साहब घर का ले गया खेत में करा के, तो उससे मेरे कोई नुकसान नहीं हो रहा, मेरा इतना ही नुकसान होगा बस कि आप लोग टाइम पर नहीं आए, मेरी नजरों से गए काम से, बस इतना ही नुकसान होना है मेरे तो, और क्या होगा। इसलिए भागो मत, इन चीजों से डरकर भागो मत, जो चीजें हैं उनको वास्तविकता से अपनाओ। जो जो बच्चे टिक कर काम करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। जिन बच्चों में काम करने का जज्बा होता है ना, जुनून होता है, जिनका खून उबाल मारता है, जिनका खून उबाल मारता है, वो बच्चे हमेशा आगे आते हैं। इसलिए याद रखें, जिस जिस प्रोग्राम में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती हम बड़ी धूमधाम से मनाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, पूरा यदि सुख शांति रही तो आराम से मनाएंगे। और आप लोगों ने एग्जाम पहले दिन होना है, दूसरे दिन हम प्रो, प्रोग्राम में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है वो आपके मनोरंजन के लिए चल रहा है। इसलिए जितने भी गार्जियंस देख रहे हैं, जितने भी विभाग देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट अनुरोध है कि आपको सूचना तो फिर भी दी जाएगी, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बन रहा है और यहाँ से मैं आपको सूचित करता हूँ कि आप लोग जरूर पधारें, अपने बच्चों के साथ पधारें, अकेले रूप में कैसे पधारें। प्रोग्राम आपके 14 अप्रैल को यहाँ रखा जाएगा और अपने बच्चों को शाम को जिस वक्त इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो उनका रिजल्ट कार्ड जरूर देखेंगे, किस प्रकार से इनके नंबर आए थे या किस प्रकार से नहीं आए थे। ठीक है, इन सब के साथ आप सभी को एक बार मेरा ढेर सारा आशीर्वाद कि आप लोग इस तैयारी में जुटे हुए हैं और बहुत तरीके से अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज और, ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम के लिए बच्चों के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा, उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करें, और वेट करने के तुरंत बाद आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एक वीडियो और आएगा इसका, उसमें आपको 2 सालों में जो पेपर हुए थे डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पे, 2 सालों में जो एग्जाम हुए थे, उन एग्जाम के बारे में आपके पास जो पेपर है या नहीं है, मुझे इस चीज का पता नहीं है भी तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। मैं एक वीडियो बना के उसमें सारे पर्सन टिक मारे करवा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए उत्तर किस प्रकार से आने, किस प्रकार से पेपर आपको करना है। ठीक है, तो पेपर कैसे करना है और हमारी सीट कैसे आएगी, सब कुछ यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगले वीडियो में। धन्यवाद भाई, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।